Hello guys, welcome my channel. Today topic is कोस्थोम। कोस्थोम को समझने से पहले आपको एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में समझना बहुत ही आवश्यक है। एक्सटर्नलिटीज़ क्या है? एक्सटर्नलिटीज़ तब उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति की एक्टिविटी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करती है, चाहे वो उसे जानता है या नहीं जानता है। मान लीजिए कि ये एक इंडस्ट्री है और ये एक रिवर है, और रिवर के यहाँ पर नीचे कुछ जो फिशरमैन है वो रह रहे हैं ताकि वो अपना जीवन यापन है वो अच्छे से कर सकें। और ये यहाँ पर इंडस्ट्री है, अपना कुछ वेस्टेज है नदी में प्रवाहित कर रही है, जिससे क्या होता है कि जो ये मछुआरे हैं इनकी जो मछलियाँ हैं वो मर रही हैं और इनको जो पोल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम है वो हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज़, यानी जो इंडस्ट्री की एक्टिविटी से जो फिशरमैन है वो प्रभावित हो रहा है डायरेक्टली, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या है? एक प्रॉब्लम है, और जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोस थ्योरम का। कोस थ्योरम है वो क्या है? कोस थ्योरम दी है रोनाल्ड कोस ने। रोनाल्ड कोस ने कोस थ्योरम को डेवलप किया है। द मेजर कॉज फॉर एक्सटर्नलिटीज़ इज़ प्रॉपर्टी राइट। जो एक्सटर्नलिटीज़ है, जो ये एक्सटर्नलिटीज़ है, इसका मेजर काज है जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो किसी के हाथ में भी नहीं है। और यदि एक्सटर्नलिटीज़ की प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो आपको किसी को भी, या तो फिशरमैन को या फिर इंडस्ट्री को, किसी को भी है इस जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक बना दो। जो रिवर है उसका मालिक अभी कोई नहीं है, और उसे क्या हो रही है? एक्सटर्नलिटीज़ है वो उत्पन्न हो रही है। अब एक्सटर्नलिटीज़ की प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो जो इंडस्ट्री है, या तो जो इंडस्ट्रीज़ है उसके मालिक को इस नदी की संपत्ति का मालिक बना दो, या फिर जो फिशरमैन है इनको इसकी संपत्ति का, रिवर का मालिक बना दो। यदि इनमें से कोई भी इस रिवर का मालिक होगा तो जो एक्सटर्नलिटीज़ है उसकी प्रॉब्लम है वो खुद बस खुद सोल्व हो जाएगी। मान लीजिए कि आप ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये अपना प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज है रिवर में प्रवाहित कर रहा है, और जो फिशरमैन है उसकी मछलियां हैं वो मर रही हैं। इसलिए जो फिशरमैन है उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और ये लॉस जो हो रहा है ये मनी की टर्म में हो रहा है। और या फिर उसे जो पोल्यूशन है वो हो रहा है वो भी उसे मनी की टर्म में हो रहा है, क्योंकि यदि पोल्यूशन होगा तो उसके फेफड़े खराब हो सकते हैं, उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए जो एक्सटर्नलिटीज़ है उसको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकें, उसे हम कोस थ्योरम के द्वारा सोल्व कर सकते हैं एक्सटर्नलिटीज़ की प्रॉब्लम को। इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर नीचे जो कोस थ्योरम है उसके बारे में बताया है कि जो प्रॉपर्टी राइट है किसी भी एक व्यक्ति को दे दो, या तो इंडस्ट्रीज़ को दे दो या फिर फिशरमैन को दे दो। एज सुन एज प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे ही जो प्रॉपर्टी राइट्स किसी इंडिविजुअल को मिलेंगे तो इससे क्या होगा? इससे जो रिस्पॉन्स होगा कि वो एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग कर सकेंगे। यदि जो फिशरमैन है उसको नदी का मालिक बना दिया जाए तो जो इंडस्ट्रीज़ है वो नदी में अपना वेस्टेज को प्रवाहित करने के लिए जो फिशरमैन है उसे है कुछ कंपनसेशन है वो दे सकता है, देगा, और जिससे बार्गेनिंग है वो पॉसिबल होती है, और जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है। और जो लोग जो मछलियां हैं उनका भी जो जीवन यापन है वो अच्छे से चल सकता है। उनकी मछलियां न मरे मछुआरों की, और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। इसलिए जो रोनाल्ड कोज है वो कहते हैं कि जो वंस प्रॉपर्टी राइट एक बार जो प्रॉपर्टी राइट एस्टिब्लिश हो गया तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नलिटीज़ को वो खुद ब खुद जो मछुआरे हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने आप है वो मैनेज कर लेंगे, डील कर लेंगे एक दूसरे के साथ। द कोस थ्योरम इज अप्लाई टू सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में अप्लाई होती है जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ वन पार्टी कोज कॉस्ट और डैमेज, जहाँ पर एक पार्टी की इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो दूसरी पार्टी है उसकी जो कॉस्ट है और उसका जो डैमेज है वो प्रभावित हो रहे हैं, या तो उसका डैमेज हो रहा है या उसकी लागत है वो ज़्यादा आ रही है। टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर प्रॉपर्टी,
टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पार्टी, और जो दूसरी पार्टी है उसका डैमेज हो रहा है प्रॉपर्टी और कॉस्ट के रूप में। तो एक्सटर्नलिटीज़ वो हैं जहाँ पर एक व्यक्ति की एक्टिविटी से दूसरे व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, और उस एक्टिविटी को कॉज थ्योरम से कैसे निपटा जा सकता है। जब एक व्यक्ति को की इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण दूसरे व्यक्ति का डैमेज हो रहा है, तो वो उसे क्या कर सकता है, कंपनसेशन है वो दे सकता है। और ये बार्गेनिंग पर बेस्ड होता है कि वो कितनी बार्गेनिंग है वहाँ पर करेगा। फंड्स में आइदर भी ऑफर्ड, या उसे कोई फंड है कंपनसेट के रूप में दे सकता है वन पार्टी को, दूसरी पार्टी अपनी एक्टिविटी को चालू रखने के लिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको है वो बता सकती हूँ कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर म्यूज़िक है वो सुन रही हूँ लाउडली, ज़ोर ज़ोर से, और सामने कोई जो बच्चा है उसका कल एग्ज़ाम है और वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपेयर वो कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, मेरे पास आएगा और बोलेगा कि मेरा कल एग्ज़ाम है, आप अपना जो म्यूज़िक है वो कम कर लो, मैं आपको इतने रुपये दे दूँगा। लेकिन यदि मैं म्यूज़िक बनाने वाला उसे मना कर दूं कि भाई मैं आज अपना म्यूज़िक है वो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर क्या है फंक्शन है, और फंक्शन है वो तो आपको पता है कि कभी कभी होते हैं, और उसमें है वो, तो फिर वो क्या बोल सकता है जिसका एग्ज़ाम है कि मैं आपको ना कुछ कंपनसेट दे दूँगा, कुछ पैसे दे दूँगा, आप अपनी पढ़ाई कहीं और जाके कर लो। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि कंपनसेट है किसे और कब मिलेगा, या तो म्यूजिक वाला है वो उसको दे देगा एग्ज़ाम वाले को, या एग्ज़ाम वाला म्यूजिक वाले को। तो ये कंपनसेट के द्वारा हम एक्सटर्नलिटीज़ की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कुछ अजम्पशन हैं। जो प्रॉपर्टी राइट है मे बी क्लियर, ये जो हम बोल रहे हैं कि या तो नदी का मालिक फिशरमैन को बना दो या फिर इंडस्ट्री को, ये क्लियर होना चाहिए कि किसे हमने नदी का मालिक बनाया है। देयर मस्ट बी लिटिल नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये एक दूसरे के साथ जो बार्गेनिंग कर रहे हैं उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। पोल्यूशन इम्पैक्ट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जो पोल्यूशन हो रहा है या फिश हैं वो मर रही हैं या किसी का जीवन यापन है वो प्रभावित हो रहा है, उसके कारण उसका डैमेज हो रहा है, तो वो मॉनेटरी टर्म्स में वो हमें मेजर होना चाहिए। नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से को एक दूसरे के द्वारा कंपनसेट के द्वारा अपनी जो प्रोडक्टी है उसको कंट्रोल और कर रही हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसे हम जो डायग्राम है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन है वो करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमने जो कीमत है उसे लिया है, और यहाँ पर क्वांटिटी और आय है वो हमने ली है। ये जो हमारा कर्व है ये है मार्जिनल बेनिफिट कर्व, और ये जो हमने कर्व खींचा है ये है मार्जिनल डैमेज कर्व, और ये है हमारा प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, और ये है हमारी सोशल मार्जिनल कॉस्ट। जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल डैमेज और प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट दोनों को प्लस करके तभी उसे हम निकालते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए स्टार्टिंग में ये जो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है ये इंडस्ट्री का कर्व है, और सोशल मार्जिनल कॉस्ट है जो फिशरमैन है उसका कर्व है, और ये हमारी मार्जिनल डैमेज कर्व है, और ये हमारा मार्जिनल बेनिफिट कर्व है। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर अपना आउटपुट है वो क्यू आउटपुट जी पॉइंट पर अपना मैक्सिमम यहाँ पर करना चाहती है, और ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जी पर, और ये जो फिशरमैन है उसका पॉइंट है जहाँ पर वो जो अपना आउटपुट है वो बनाना चाहता है OQ1 पॉइंट पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये इतना आउटपुट ये इंडस्ट्री कर रही है, जब हम इंडस्ट्री को प्रॉपर्टी का मालिक बना देते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको हम केस 1 में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ है
उसके मालिक के हाथ में प्रॉपर्टी का राइट दे देते हैं, यानी जो नदी है उसका मालिक हम इंडस्ट्री को बना रहे हैं। अब क्या होता है कि इंडस्ट्री है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जी पॉइंट पर है वो करना चाहेगी, लेकिन ये जो फिशरमैन है ये अपना आउट डी पॉइंट पर करता है और ये कहता है, ये इंडस्ट्रीज़ के पास जाता है कि भाई आप है ना थोड़ा सा अपना जो आउटपुट है ना वो कम कर लो और जितना आपका लॉस होगा ना उसकी मैं भरपाई कर दूंगा। तो इंडस्ट्रीज बोलता है कि ठीक है कि आप मुझे जितना मैं आउटपुट कम करूँगा यदि आप उसकी भरपाई मुझे कर दोगे तो मैं अपना जो पॉइंट है OQ1 पर अपना आउटपुट है वो कर लूँगा। तो इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज है उसे इतना लॉस हो जाता है, यानी इसे हम 5 रुपीज़ मान सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है इसे अपना इतना जो हानि है उसकी ये इतनी हानि उसे कम होती है। अब उसे हानि इतनी हो रही है, पहले उसे हानि है वो ज़्यादा हो रही थी, पहले उसे हानि इतनी हो रही थी, अब जैसे ही वो इंडस्ट्रीज अपना आउटपुट कम करेगा अब उसे हानि इतनी हो रही है, इसी अब ये इतना इसे प्रॉफिट हो रहा है। ये मान लीजिए कि 10 रुपीज़ है इसका प्रॉफिट है। अब जो इंडस्ट्रीज़ है वो बोलेगा कि भाई अगर मैं अपना आउटपुट मैक्सिमम करता तो मुझे 5 रुपीज़ की हानि होती, तो मैं अपना आउटपुट कम क्यों करूं यदि मुझे 5 ही रुपीज़ मिल रहे हैं। तो क्या करेगा जो जो सोशल जो फिशरमैन है वो बोलेगा कि अच्छा चल मैं तुझे ना 6, 7, 8 या 9 रुपीज़ है वो पे कर दूंगा, 10 नहीं करूँगा क्योंकि उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बोलता है कि चल ठीक है। तो ये जो फिशरमैन है इसे 5 से 10 के बीच में है वो कंपनसेट है वो देगा, जिससे इसका प्रॉफिट हो सके, इसका जो लॉस है कम हो सके और इसका जो प्रॉफिट जितना हुआ है इंडस्ट्रीज़ का उसकी भरपाई वो कंपनसेट के रूप में कर सके। इसलिए यहाँ पर जो इस डायग्राम में है कि जो बार्गेनिंग है पॉसिबल है, यानी यहाँ पर एक्सटर्नलिटीज़ है उसकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट डायग्राम है जिसमें हम जो प्रॉपर्टी राइट है वो फिशरमैन के हाथ में है वो दे देते हैं। अब प्रॉपर्टी राइट फिशरमैन के हाथ में होगा तो जो हमारा डायग्राम है वो सेम होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने अभी जो डायग्राम समझाया था वो सेम है बिल्कुल। अब ये जो अपना आउटपुट है यहाँ पर करना चाहेगा, ये यहाँ पर भी कर सकता है, OQ2 पर भी कर सकता है। अब यहाँ पर ये इतना आउटपुट तो इसका ये इतना बेनिफिट होगा। अब मान लीजिए कि वो अपना जो आउटपुट है OQ1 पर ही करना चाहता है और ये जो इंडस्ट्रीज है अपना जो जी पर करना चाहता है, तो ये क्या करेगा जो इंडस्ट्रीज है, अब इंडस्ट्री वाला आएगा इसके पास फिशरमैन के पास कि क्या मैं आपकी जो नदी है उसमें अपना थोड़ा सा वेस्टेज बहाव कर लूँ। तो ये बोलेगा कि हाँ कर लो यदि आप मुझे कंपनसेट करोगे तो। और आपको पता है यहाँ पर कंपनसेट की जो कीमत थी वो 5 रुपीज़ थी और इसे जो प्रॉफिट था फिशरमैन को 10 रुपीज़ था। तो अब बोलेगा कि फिशरमैन कि मैं है ना आपको 5 रुपीज़ है वो पे कर दूँगा। तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं इतना तो मुझे पहले ही लॉस हो रहा था, इतने का तो मुझे लॉस है, तो आप है ना मुझे ना थोड़ा ज़्यादा है वो कंपनसेट कर दो। हाँ सॉरी, यहाँ पर जो अलग हो जाएगा, अभी यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है उसका मालिक आएगा फिशरमैन के पास। अब फिशरमैन से बोलेगा इंडस्ट्री वाला कि आप है ना थोड़ा सा मुझे नदी में वेस्टेज बहाने दो। तो बोलेगा फिशरमैन कि ठीक है आप मुझे है ना 9 रुपीज़ पे कर देना, तो मैं आपको अपना वेस्टेज है वो बहाने दूंगा, आपका वेस्टेज है नदी में बहाने दूंगा। तो फिर क्या होता है कि जो फिशरमैन है वो जो इंडस्ट्रीज़ है वो बोलेगा कि मुझे लॉस तो 5 रुपीज़ का हो रहा है और मुझे पे 9 रुपीज़ करने पड़ रहे हैं। तो क्या करता है कि मना कर देता है कि मैं अपना जो आउटपुट है वो डी पॉइंट पर ही करूँगा, इसलिए मैं आपको पे नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है फिशरमैन के केस में
वो कंपनसेट नहीं हो पाता है, यानी वो कंपनसेट नहीं करते, बार्गेनिंग नहीं होती, क्योंकि उसे लॉस हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो फिशरमैन नो कोई भी बार्गेनिंग नहीं है, और जो फिशरमैन है वो अपना जो आउटपुट है OQ1 पर करता है, और जो इंडस्ट्रीज है वो भी OQ1 पर, यानी जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है उस पर, जो डी पॉइंट पर हमारा जो आउटपुट है वो होता है। अब यहाँ पर ये बात ये है कि जो केस 1 और केस 2 की स्थिति है उसमें देखने को मिलता है कि चाहे बार्गेनिंग हो या ना हो, इंडस्ट्री जो आउटपुट है वो Q1 पॉइंट पर ही, यानी डी पॉइंट पर ही होगा। ये इसका मेन थर्स्ट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।